सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, तो अपना जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, तो उन भौतिक प्रदेशों में ही है ना, आज अपना जो लास्ट है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसे अपने हाड़ौती प्रदेश भी बोल देते हैं। हमने क्या है कि दोस्तों, जो थार का मरुस्थल है, इसके अलावा अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान, ये तीनों भौतिक प्रदेश कवर कर लिए थे। आज अपने जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों आप, पशु परिचर, सीईटी, एलडीसी, स्टेनो, आरएएस, सब में दोस्तों उपयोगी रहने वाला है। ये जो भी डेटा है अपने नए जिलों के अनुसार यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। मेन मेन जो चीज़ें किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कुछ रह गई तो अपने क्या करेंगे, जो अपने एमसीक्यू करेंगे तो उनमें कवर अप कर लेंगे। बाकी मेरा टारगेट यही है कि अपने पूरा सिलेबस कवर अप करें अच्छे से। अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। सबसे पहले अपने राजस्थान का मैप देखते हैं। ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो अपने को दक्षिण पूर्व क्षेत्र पे जाना है। ठीक है, दिशा तो सभी को ज्ञान होगा। तो ये आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, ये देखो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मेनली जो जिले आते हैं वो यही आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की बात करें तो वैसे और भी जिलों का कुछ भाग आता है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का भी, लेकिन मेन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले का यहाँ पे भाग आता है। इसके अलावा अगर अपने दोस्तों बात करें तो कुछ यहाँ पे क्षेत्र आपके आ जाएंगे, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा का भी कुछ क्षेत्र यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इतना इतना क्षेत्र है, ये सारा यहाँ पे किस में आ जाएगा, आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। अब इसके बारे में सबसे पहले अपने को क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, वो चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद अपने है ना, इसको आगे इसका कैसे विभाजन किया जाता है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है और देशांतरीय स्थिति है वो पता होनी चाहिए। जो इसकी अक्षांशीय स्थिति आएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, अक्षांशीय, वो आपके दोस्तों हो जाएगी अक्षांशीय। 1 सेकेंड। तो जो इसकी अक्षांशीय स्थिति है, ये 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी होने वाली है। इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों इसकी देशांतरीय स्थिति की, देशांतरीय, तो ये आपकी हो जाएगी 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। इसके अलावा राजस्थान के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल ये रखता है, ये वाला, तो ये दोस्तों जो रखता है वो 6.49% रखता है, लगभग 6.5। इसके अलावा कई जगह आपको 6.89% भी मिल जाएगा, मतलब इसके बीच में वेरी करेगा 6.49। अब किस युग में बना है, जैसे हम हर प्रदेश का जान रहे थे कि अरावली पर्वतमाला किसका भाग है, किस युग में बना है, ये सारी चीज़ें भी जानेंगे। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि किस युग में बना है, तो युग आपका आ जाएगा क्रिस्टेशियस, क्रिटेशियस या आर्कियन है आपका, आर्कियन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये अवशेष किसका है, ये अवशेष पूछ ले तो किसका है, अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठार दोनों किसके अवशेष हैं, गोंडवाना लैंड के, गोंडवाना लैंड के अवशेष है। और जो पूर्व का मैदान है और राजस्थान का जो पश्चिमी थार प्रदेश है, ये दोनों किसके हिस्से हैं, 33 सागर के अवशेष हैं। ऐसे याद रखना है अपने को। युग पढ़ लिया। अब भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो भारत का जो भौतिक प्रदेश है, जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, उसका हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ढाल की बात करें तो ढाल इसका दक्षिण से उत्तर और उत्तर से पूर्व की ओर हो जाएगा।
मेनली जो ढाल पढ़ा जाता है वो आपका ये पढ़ा जाता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अभी आपके आगे लिखेंगे भी अपने, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अभी थोड़ा मिक्सअप होगा। अब यहाँ पे देखो आप, अब अपने अपने भारत का नक्शा है ये। अब यहाँ पे ये है आपकी अरावली पर्वतमाला। ठीक है। अरावली पर्वतमाला है, इधर आपको ये मालवा का पठार दिख रहा होगा। इसके पास ये विंध्य श्रेणी, ये क्या है, विंध्य श्रेणी। अब दोस्तों जब भी अपने इसको पढ़ते हैं तो बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसका विस्तार है ये दक्षिण पूर्वी पठारी, मालवा प्रदेश का विस्तार है। ठीक है। और विंध्यन श्रेणी का ही विस्तार है, ये भी पूछा जाता है। तो मालवा का पठार से तो प्रत्यक्ष रूप से है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे है, बिल्कुल इसके अटैच है। अप्रत्यक्ष रूप से किसका हो जाएगा, विंध्यन श्रेणी का। ये मैं लिखाऊंगा आपको, और किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ये भी बता दूंगा कि क्या चीज़ का ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ते समय। अब सबसे पहले ये चीज़ें समझ आ गई, तो विंध्य श्रेणी और अरावली श्रेणी के बीच में ये ना अपने जो स्थित है ना, ये मालवा का पठार स्थित है। ये भी आपके दिमाग में बात होनी चाहिए अच्छे से। अब सबसे पहले अपने लिख लेते हैं इसके बारे में, जो अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे। दक्षिण दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसका जो विस्तार है वो पता होना चाहिए। स्थिति, इसकी स्थिति की बात करें तो विस्तार निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, माइनस करना होता है। अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं सबसे पहले इसका। तो अक्षांशीय विस्तार अभी हमने पढ़ा था 25 डिग्री 51 मिनट से उत्तरी। ठीक है, ये जरूर याद रखना, उत्तर और पूर्व, उत्तरी से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी। अगर अपने बात करते हैं दोस्तों इसके देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय जो आपका है ये हो जाएगा यहाँ पे 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। अब राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है ये, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.49% है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को अच्छे से। अब बात करते हैं यहाँ पे इस क्षेत्रफल में है ना जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो ये 10.5 से है ना 11 के बीच में है। वैसे 11% मानते हैं कि लगभग 11% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से युग में ये बना। ठीक है, ये भी अपने पढ़ चुके हैं वैसे। तो आर्कियन या क्रिस्टेशियस, आर्कियन, आर्कियन या क्रिटेशियस। इसके अलावा ये अवशेष किसका है, अवशेष है ये दोस्तों आपके गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है। भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हिस्सा है।
और ये अप्रत्यक्ष रूप से है। प्रत्यक्ष रूप से मालवा के पठार का हिस्सा है। अगर अपने ढाल की बात करें तो ढाल इसकी आ जाएगी दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी ढाल आ जाएगी। जलवायु यहाँ पे दोस्तों आपको अति आर्द्र मिलेगी। जलवायु किस प्रकार की मिलेगी? अति आर्द्र जलवायु मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से जिले यहाँ पे सम्मिलित हैं? तो जिलों की बात करें तो दोस्तों मुख्य रूप से जो जिले हैं, मुख्य रूप से जो जिले हैं वो तो आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ही आएंगे। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जिलों की बात करें तो कुल 8 जिले इसमें आते हैं। तो 4 तो ये हो गए और 4 कौन से हो गए? जो आपके भीलवाड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा से शाहपुरा बना है, भीलवाड़ा, शाहपुरा। इसके अलावा दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, ये नए जिलों के अनुसार है। तो मतलब कुल यहाँ पे कितने जिले? कुल 8 जिले। ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज और क्या याद रखनी है कि ये भाग गोंडवाना लैंड का है। प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है? मालवा के पठार का भाग है। यही लिख देते हैं इसको। देखो, ये जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग पूछ ले तो ये किस रूप से है? यहाँ पे अप्रत्यक्ष से, ये मैंने आपको बता दिया। अप्रत्यक्ष रूप से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगर आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं इसको। देखो, प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है, तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों मालवा के पठार का। तो ऐसे आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर आपसे ऐसे पूछे कि भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश ही आप लिखोगे, आंसर करोगे। तो क्वेश्चन जब भी आए तो उसको आपको अच्छे से पहले पढ़ना है। फिर अब इसका अपने विभाजन देख लेते हैं कि इसको कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भौतिक दृष्टि से तो इसको 2 ही भागों में किया गया है। तो सबसे पहले अपने इसको देख लेते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भौतिक दृष्टि से विभाजन। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भौतिक दृष्टि से विभाजन। तो ये अगर सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं भौतिक दृष्टि से विभाजन की, तो इससे विभाजित किया जाता है दोस्तों 2 भागों में। इसमें 2 भागों में विभाजन किया जाता है। एक तो आपके आ जाएगी विंध्यन कगार भूमि। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। दूसरी दोस्तों यहाँ पे आपके आ जाएगी दक्कन या लावा का पठार, दक्कन का लावा पठार, दक्कन लावा पठार। इन 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन दोनों को पहले अपने देख लेते हैं, फिर इसका जो बनावट की दृष्टि से है वो भी विभाजन देखेंगे। वो 5 भागों में किया गया है हरिमोहन सक्सेना के अनुसार, वो भी देखेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे विंध्यन कगार भूमि की। तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाती है आपके विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन, 1 सेकेंड, विंध्यन कगार भूमि।
अब जो आपकी विंध्यन कगार भूमि है दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक है अगर अपने बात करें तो ये वैसे तो बड़े बड़े यहाँ पे सबसे पहले आपको इस भूमि की खास बात क्या है, जो ये विंध्यन कगार भूमि है इसकी खास बात क्या है, इसकी क्या खास बात है या क्या खासियत है इसकी। तो ये है कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े बलुआ व चिन्हों पत्थरों से निर्मित है ये भूमि। क्या है यह भूमि बड़े 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 बलुआ व चूना पत्थरों से निर्मित है, चूना पत्थरों से निर्मित है। ठीक है। इसके अलावा बिहार के सासाराम से चित्तौड़ के बेगू तक, अगर इसका विस्तार अगर आपसे पूछ ले कि इसका विस्तार कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है, विस्तार इसका अपने पढ़ते हैं बिहार के, बिहार के सासाराम से चित्तौड़ के बेगू तक। अगर अपने राजस्थान में बात करें तो एक तो आपका हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा, कोटा बूंदी वाला एक डांग क्षेत्र आ जाएगा, वहाँ पे है बिहार के, बिहार के सासाराम से चित्तौड़ के बेगू तक। चित्तौड़ के बेगू तक इसका विस्तार है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा बात करें दोस्तों राजस्थान में, तो राजस्थान में अगर बात करें तो एक तो आपका जो हाड़ौती प्रदेश है, ठीक है, सीधा याद रख लेना बस, जो हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती में अपने चार ही जिले पड़ते हैं, कौन से, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। एक तो यहाँ पे इसका विस्तार मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पे इस मिल जाएगा दोस्तों जो डांग क्षेत्र है, डांग, डांग क्षेत्र में मेन आपकी जो करौली धौलपुर सवाई माधोपुर क्षेत्र आ जाएंगे। करौली मेनली बात कर रहा हूँ, धौलपुर व सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। मेन आपसे यही पूछेगा, बिहार के सासाराम से चित्तौड़ के बेगू तक विंध्यन कगार भूमि यहाँ पे फैली हुई है और बड़े बड़े बलुआ व चूना पत्थरों से निर्मित है। इतनी चीज़ याद रखनी है इसमें, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना। फिर बात करते हैं दक्कन लावा का पठार, दूसरा आ जाता है अपना दक्कन लावा का पठार। दक्कन लावा का पठार, दक्कन लावा का पठार। अब इसके बारे में दोस्तों अगर अपने बात करें, जो दक्कन लावा का पठार है, यहाँ इसका निर्माण सबसे पहले अपने देखेंगे कि किससे हुआ इसका। इसके अगर अपने बात करें निर्माण की, निर्माण कैसे हुआ, निर्माण यहाँ पे हुआ ज्वालामुखी से। किससे, ज्वालामुखी से इसका निर्माण होता है। और दोस्तों यहाँ पे मृदा कौन सी पाई जाएगी, मिट्टी, तो मृदा यहाँ पे आपको मिलेगी काली। इसके अलावा चट्टानें किस प्रकार की मिलेगी, चट्टानों के बारे में हम जब शुरू में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार की चट्टानें आपको मिलती है यहाँ पे, जब ये ज्वालामुखी निकलती है तो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें मिलेगी। तीन सहकेंद्रीय पठारों से मिलकर ये बना है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू किससे मिलकर बना है, तीन सहकेंद्रीय पठारों से मिलकर। कौन कौन से, मालवा बुंदेलखंड और बघेलखंड। देखो जब अपने भारत का पढ़ते हैं, भारत के बारे में जो हमने पहले मैप देखा था, यहाँ पे आपको देखो दक्कन का पठार दिख रहा होगा ये। ठीक है, इसी की अपने बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे चट्टान बेसाल्ट प्रकार की हो गई। इसके अलावा ये तीन सेकेंद्रीय पठारों से मिलकर बना है, ये ध्यान रखना है कि तीन सेकेंद्रीय पठारों से मिलकर बना है, पठारों से
मिलकर बना है। अब ये कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है दोस्तों यहाँ पे मालवा। दूसरा दोस्तों आ जाता है आपका बुंदेलखंड। तीसरा आ जाता है बघेलखंड। इन सबको अपने कहाँ पढ़ते हैं डिटेल से? जब अपने भारत की ज्योग्राफी करते हैं तो वहाँ पे ज़रूर पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आपको चंबल व उसकी सहायक जैसे काली सिंध होगी, पार्वती नदियाँ, कोटा में जैसे त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान की भी यहाँ पे रचना करती है। यहाँ पे संरचना की बात करें तो इसके अलावा दोस्तों विस्तार की बात करें तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और आपको जैसे ऊपरमाल, बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में जैसे ऊपरमाल का है, तो ये इसका पूरा इसी का ही विस्तार है। मिट्टी हमने देख ली कि काली उपजाऊ मिट्टी है। चट्टानों का निर्माण देख लिया कि बेसाल्ट से याद रखना है। और क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी देख लेते हैं। देखो चंबल व उसकी सहायक काली सिंध नदियाँ। सबसे पहले अपने पॉइंट डाल लो यहाँ पे कि चंबल व उसकी सहायक काली सिंध व पार्वती नदियों नदियों ने कोटा में किसकी रचना की है? त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान की रचना की है। त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान की रचना की है। ये हो गया। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो बूंदी व सवाई माधोपुर की अराबाला की पहाड़ियाँ इसी में ही आती है। अगर आपसे पूछ ले बूंदी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, तो ये इसी का हिस्सा है। तो बूंदी व सवाई माधोपुर की अराबाला की पहाड़ियाँ। बूंदी व सवाई माधोपुर अराबाला की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये इसी का हिस्सा है। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि अराबाला की पहाड़ियाँ कहाँ पे है। वह कोटा की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। कोटा की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा हिल्स आपने पढ़ा होगा। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये भी आपके दोस्तों किस में आएगी? इसी बाग में आएगी, इसी पठारी प्रदेश में आएगी। तो ये याद रखना है अपने को कि इस पठारी प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से इसी पठारी बाग में हैं। तो दक्कन या लावा पठार में है ये। तो ये दो भाग हमने पढ़े। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऊपरमाल जो आपके भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में है, बिजोलिया, भीलवाड़ा, ये भी इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा जो मालवा प्रदेश है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में, वो भी इसी का हिस्सा है, वो भी आ जाएगा। और जो मुकुंदवाड़ा की श्रेणियां हैं ये विंध्यन, इसका ही विस्तार है, विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखना इसको, आपको विंध्यन पर्वत श्रेणियों का ही विस्तार है। ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किसका विस्तार है? विंध्यन पर्वत श्रेणियों का। कोटा की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है कि किस प्रकार से आपको कनेक्ट करके पूछा गया है, तब आपका जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट होगा। आता आपको सब कुछ होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्या चीज़ आपसे पूछी गई है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है, बाकी अब जब अपने क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब अपने देख लेते हैं दोस्तों बनावट की दृष्टि से, या हरिमोहन सक्सेना के अनुसार दोस्तों, जो हाड़ौती के पठार है उसको 5 धरातलीय उप प्रदेशों में
विभाजित किया जा सकता है। तो ऐसे कह सकते हैं अपने बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से कितने भागों में? 5 उप प्रदेशों में, उप प्रदेशों में। अब ये 5 उप प्रदेश कौन कौन से हैं? सबसे पहले दोस्तों आपके आएगा यहाँ पे अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियां। ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले अपने लिख लेते हैं 500 प्रदेश को, फिर अलग से सबको एक एक करके कर लेंगे। तो ये मेन इसमें बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, कोटा झालावाड़ में है ये अर्धचंद्राकार की बात करें तो। फिर दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान। तीसरा दोस्तों है आपका शाहबाद की उच्च भूमि, शाहबाद की उच्च भूमि। इसके अलावा फोर्थ वन आ जाएगा झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। और लास्ट में आपके आ जाएगा दोस्तों डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र, जो झालावाड़ में पाए जाएंगे, डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र, ये आपको मिलेंगे झालावाड़ में। अब सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं दोस्तों जो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों के बारे में। अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियां, इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है? अगर बात करें अपने अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों की, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दोस्तों जो हाड़ौती के पठार पर अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, जो बूंदी व मुकुंदरा की श्रेणी से के नाम से जानी जाती है। मतलब इसके अंदर आपके एक तो आ जाएगी बूंदी हिल्स, इसीलिए अर्धचंद्राकार बोला गया है क्योंकि इसकी शेप अर्धचंद्राकार। बूंदी हिल्स आ जाएगी और मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, ये दोनों आ जाएगी। और इसमें जो जिले अगर बात करें तो कोटा झालावाड़ जिले आएंगे मेन, कोटा और झालावाड़ में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो विस्तार अच्छे तरीके से लिखें तो उत्तर पूर्व में इंद्रगढ़ से प्रारंभ होकर ये लाखेरी बूंदी तक होता हुआ प्रदेश के दक्षिण पश्चिम के मध्य भाग तक ही भी चला जाता है। फिर ये एकदम से क्या है कि दक्षिण की ओर यहाँ पे मुड़ जाती है, इतनी नहीं याद रखनी अपने को। उत्तर पूर्व के इंद्रगढ़ से प्रारंभ होकर लाखेरी बूंदी तक भी जाता है ये, लेकिन मेन अगर बात करें तो इसमें यही आती है बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स। अगर अपने देखें दोस्तों मुकुंदरा जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मुकुंदरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो एग्जाम में आती है, बार बार पूछी जाती है, सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों चंदवाड़ी, चंदवाड़ी। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? हाईएस्ट पीक ऑफ दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की हाईएस्ट पीक भी है, ये ध्यान रखना। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं तो चंदवाड़ी आएगी, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 517 मीटर ऊंचाई भी आपको जरूर याद रखनी है। बूंदी पर्वत श्रेणी क्या है कि एक दोहरी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी संतूर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी आ जाएगी आपके संतूर। ठीक है। इसको अपने अलग से भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना पहाड़ पर्वत यही होगा
जो भी इस चीज़ से कनेक्टेड ही होगा उसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। 353 मीटर यहाँ पे इसकी ऊंचाई रहने वाली है। फिर बात करते हैं अपने दोस्तों नदी निर्मित मैदान के बारे में। दूसरा अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ होगी। अब अपने बात करते हैं नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान, अब इसमें इतना कोई ज़्यादा नहीं है। नदी निर्मित मैदान में मेन हाड़ौती पठार पर चंबल व उसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, मेज आदि द्वारा जो मैदान बनाया जाता है वो नदी निर्मित मैदान कहलाएगा। देखो जो आपका हाड़ौती पठार है जो अपने पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे दोस्तों जो चंबल हो गई, काली सिंध, पार्वती द्वारा जो हमने पहले पढ़ा था उसमें नदियों द्वारा बनाया गया मैदान, नदियों द्वारा बनाया गया मैदान, ये नदी निर्मित मैदान कहलाएगा। इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी। नेक्स्ट आपके यहाँ पे आ जाएगा शाहबाद का उच्च क्षेत्र या शाहबाद की उच्च भूमि। शाहबाद की उच्च भूमि, शाहबाद की उच्च भूमि या शाहबाद का उच्च क्षेत्र, कुछ भी बोल लो एक ही बात है। तो देखो दोस्तों शाहबाद की उच्च भूमि की अगर अपने बात करें तो हाड़ौती के पठार का जो पूर्ववर्ती क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत क्या है कि ऊंचा है थोड़ा। ठीक है, जैसे मान लिया ये आपका हाड़ौती का पठार है। अभी ये वाला क्षेत्र है ना इसका पूर्व का, ये क्या है थोड़ा यहाँ पे ऊंचा है, उच्च क्षेत्र है, तो इसे शाहबाद का उच्च क्षेत्र कहते हैं और इसमें कुछ नहीं है। और मेन ये कहाँ पे मिलेगा आपको, बारा में। और यहाँ पे जो बारा में क्या है कि घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती है। इसके आकार कैसा है पहाड़ों का, घोड़े की नाल के जैसा, घोड़े की नाल जैसी। ठीक है, आकृति घोड़े की नाल जैसी है पहाड़ी की, ये ध्यान रखना। तो ये आपका दोस्तों शाहबाद की उच्च भूमि या शाहबाद का उच्च क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में विशिष्ट भू आकृति पाई जाती है, वही हमने घोड़े की नाल की बात करी है इसने, तो इसे हॉर्स शू टाइप भी बोलते हैं। अब ये भू आकृति है, ये क्या है भू आकृति, अगर प्रॉपर तरीके से अपने इसकी शब्दों में लिखे तो भू आकृति है। अब ये कहाँ पे पाई जाती है, बारा में भी कहाँ पे मिलेगी आपको, ये रामगढ़ में। तो ये ध्यान रखना, जो ये आकृति है कहाँ पे मिलेगी आपको, रामगढ़ में मिलेगी, बारा में। और इसके मध्य में एक छोटी झील भी है। और मेन इस पहाड़ी का उद्भव टेक्टोनिक कारणों से हुआ है, मतलब टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से हुआ है, जो हमने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से प्लेटें वर्क करती है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट झालावाड़ का पठार। फोर्थ आ जाता है दोस्तों आपके झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। इसकी अगर अपने बात करें दोस्तों तो जैसे आपके ये मुकुंदरा की श्रेणियां हैं, यहाँ पे क्या है, मुकुंदरा की श्रेणियां, मुकुंदरा की श्रेणियां। ठीक है, अब इस श्रेणियों के जो दक्षिण में है ना आपको झालावाड़ का पठार मिल जाएगा। ये इसकी पूर्व दिशा है, ठीक है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, तो नीचे आपको दक्षिण में। ठीक है, झालावाड़ की स्थिति भी इनसे दक्षिण में है, सीधी सी बात है, आराम से, कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है। तो इस दक्षिण में आपको क्या मिल जाएगा, झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया है इसका कितने एरिया में फैला हुआ है, ये 6183 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। ध्यान रखना, मुकुंदरा की श्रेणियों का तो दक्षिणी भाग है, लेकिन मालवा के पठार का कैसा है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग कौन सा है आपसे पूछे तो झालावाड़ का पठार।
या झालावाड़ का पठार किस प्रदेश का, मतलब किस पठार का उत्तरी भाग है, ये भी पूछ सकता है। मृदा यहाँ पे भी आपको काली ही मिलेगी, मेन इस क्षेत्र में काली मृदा ही मिलेगी आपको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। फिर बात करते हैं डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र या गंगाधर की उच्च भूमि, ये आपको मिलेगी झालावाड़ में। ये भी आपको कहाँ मिलेगी, झालावाड़ में, डग गंगाधर की उच्च भूमि। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डग गंगाधर की उच्च भूमि है, यही आपके एग्जाम में आ चुका है कि डग गंगाधर की उच्च भूमि आपको मिलेगी झालावाड़ में। ठीक है। अब जैसे ये हाड़ौती का पठार है, मान लिया कि ये हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार की बात कर रहे हैं। अब इस हाड़ौती के पठार के है ना दोस्तों, जैसे ये चार दिशाएं हैं, बार बार मैं क्या लिखूं, उत्तर दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब यहाँ पे दोस्तों आपके जो ये होगी दक्षिण और ये पश्चिम। अब इस दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है ना आपको यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सी दिशा होगी आपके, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र, डग गंगाधर प्रदेश भी कह सकते हैं, डग गंगाधर प्रदेश, मतलब हाड़ौती के पठार के दक्षिण पश्चिम में आपको डग गंगाधर प्रदेश मिलेगा। सीधा सा ये याद रखना है अपने को। पश्चिमी सीमा चंबल नदी बनाती है इसकी। अब ये जो क्षेत्र है, ये कितना है, इसका एरिया कितने में फैला हुआ है, 1429 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है। औसत ऊंचाई इसकी 450 मीटर है। मेन अपने को यही ध्यान रखना है कि ये झालावाड़ में है और हाड़ौती की पठार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में है। तो इस प्रकार से आपके दोस्तों जो चारों के चारों भौतिक प्रदेश कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और इनका जो क्वेश्चन वगैरह है इनकी क्लास में लाई जाएगी आगे। पहले अपने को पूरा नए जिलों के अनुसार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर अपने एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।